नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं कृतिका और देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। जी हां, इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक हर रोज पहुंचाते हैं वो तमाम खबरें जिन पर रहती है हम सभी की नजर। लेकिन न्यूज पंच में सिर्फ खबर नहीं होती, बल्कि होती है खबरों की पूरी पड़ताल। तथ्यों और आंकड़ों के जरिए आपको समझाते हैं हर एक बिंदु, साथ ही ग्राउंड जीरो पर मौजूद अपनी टीम से जानते हैं एक एक अपडेट। होती है हर खबर पर हमारी पैनी नजर। और आज न्यूज पंच के जरिए जिन प्रमुख खबरों पर रहेगी हमारी नजर, सबसे पहले कर लेते हैं उन 3 प्रमुख खबरों का रुख। तो जिसमें सबसे पहली खबर है दिल्ली से जुड़ी। जी हां, कैसे यमुना बेहाल, जवाब दो केजरीवाल। ये बात कही गई है चुनाव आयोग की तरफ से कि आखिर यमुना बेहाल कैसे हुई है, इसके पुख्ता सबूत दिए जाएं। और दूसरा नोटिस ये दिया गया है अरविंद केजरीवाल को, और कल सुबह 11 बजे तक का वक्त भी दिया गया है। बताएंगे विस्तार से आपको इस खबर के बारे में भी। लेकिन साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर है वो है अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी और साथ ही भारत से जुड़ी। जी हां, जहां ट्रूडो ने बोला झूठ, नहीं मिले सबूत। जी हां, ट्रूडो ने आखिर क्या झूठ बोला था और किस तरीके से भारत को बदनाम करने की ये कोशिश जस्टिन ट्रूडो की तरफ से की गई थी। और अब कहीं ना कहीं कनाडाई आयोग जो है उसी की तरफ से साफ हो चुका है कि नहीं, जस्टिन ट्रूडो झूठ बोल रहे थे। आखिर क्या है ये पूरा मामला, बताएंगे विस्तार से आपको। लेकिन साथ ही जो तीसरी प्रमुख खबर है वो है अमेरिका से जुड़ी, जहां पर एक विमान हादसा सामने आया है। और कैसे ही विमान हादसा हुआ है, क्या है इसकी जो तस्वीरें सामने आई वो भी आपको दिखाएंगे, विस्तार से बताएंगे पूरी खबर आपको। लेकिन इसी के साथ न्यूज पंच की सबसे पहले कर लेते हैं शुरुआत दिल्ली की प्रमुख खबर के साथ, जहां आपको बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली में जहां एक और राजनीतिक दल चुनाव प्रचार में जुटे हुए, तो वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा सरकार पर यमुना में जहर मिलाने का जो आरोप लगाया था, उस पर अब वो खुद ही घिरते नजर आ रहे हैं। यमुना नदी में जहर मिलाने वाले बयान की शिकायत भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने चुनाव आयोग से की थी, जिसके बाद चुनाव आयोग ने अरविंद केजरीवाल को नोटिस जारी करके बीती कल रात यानी कि बुधवार को रात 8 बजे तक का समय दिया था, सबूत देने का आदेश दिया था। अरविंद केजरीवाल ने 14 पन्नों का जवाब दाखिल किया, जिस पर चुनाव आयोग ने असंतुष्टि जताई और दोबारा से नोटिस जारी कर तथ्य आधारित जवाब देने को कहा है और साथ ही कई सवाल भी किए हैं। इसके साथ ही आने वाला कल यानी कि 31 जनवरी को सुबह 11 बजे तक का अल्टीमेटम अरविंद केजरीवाल को दिया गया है। अब देखना यह होगा कि अरविंद केजरीवाल इस पूरे मामले पर चुनाव आयोग को क्या सबूत देते हैं। इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं कि केजरीवाल के जवाब पर चुनाव आयोग की तरफ से क्या कुछ कहा गया है। तो यमुना में जहर वाला जो बयान था, उस पूरे मामले पर अब अरविंद केजरीवाल को ये झटका मिला है चुनाव आयोग की तरफ से, जहां जवाब देने के लिए अब कल सुबह 11 बजे तक का टाइम दिया गया है अरविंद केजरीवाल को। ये दूसरा नोटिस जारी किया गया है चुनाव आयोग की तरफ से और अल्टीमेटम दे दिया गया है। चुनाव आयोग ने दूसरा नोटिस ये जारी किया है, 11 बजे तक का अल्टीमेटम है, जिसमें कहा गया है कि पुख्ता सबूत आप दीजिए कि आखिर किसने जहर मिलाया है, कैसे जहर मिलाया है, और तमाम सवाल करे हैं। सबूत पेश करने का आदेश इस वक्त चुनाव आयोग की तरफ से दिया गया है। जहर डालने के जो तमाम आरोप अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा सरकार पर लगाए, उन तमाम आरोपों पर अब अरविंद केजरीवाल को जवाब देना होगा। और सबूत अगर नहीं मिलता है तो उसके बाद में एफआईआर भी हो सकती है। तो कहीं ना कहीं तमाम सवाल अब खड़े हो रहे हैं जो बयान दिया गया अरविंद केजरीवाल की तरफ से। इसके साथ ही किस तरीके से झटका मिला है और साथ ही झटका कैसे मिला और 5 सवाल क्या कुछ करें वो आपको बताते हैं। पहला सवाल क्या है कि आखिर किस तरीके का जहर मिलाया गया है। दूसरा सवाल किया गया कि सबूत दे मात्रा, प्रकृति और जहर मिलाने को लेकर। लोकेशन बताएं जहां पर जहर को पाया गया है, जहां पर जहर पाया गया है, ये तीसरा सवाल। और साथ ही चौथा सवाल पूछा गया है कि जल बोर्ड के किस इंजीनियर ने जहर को पाया, कैसे और किस जगह पर यह जहर पाया गया है। साथ ही जहरीले पानी को दिल्ली में आने से रोकने के लिए किस मेथोडोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। तो ये तमाम ये जो 5 सवाल हैं वो चुनाव आयोग ने इस वक्त अरविंद केजरीवाल से किए हैं। तो कहीं ना कहीं जो बयान अरविंद केजरीवाल की तरफ से दिया गया, उस बयान को लेकर वो लगातार फंसते हुए जा रहे हैं, घिरते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर वो पुख्ता सबूत इस पूरे मामले पर नहीं दे पाते तो कहीं ना कहीं उनके खिलाफ एफआईआर हो सकती है। फिलहाल इससे पहले अगर हम देखें तो बीते कल भी उन्होंने 14 पन्नों का अपना जवाब दाखिल किया था चुनाव आयोग के सामने, लेकिन चुनाव आयोग उस जवाब को लेने के बाद में कहीं ना कहीं असंतुष्ट नजर आया है। और ऐसे में इस यमुना नदी के विवाद को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुधांशु त्रिवेदी और संजय सिंह अब आमने सामने नजर आ रहे हैं। आइए एक बार सुनते हैं।
साफ साफ कहा है कि इसका सबूत दीजिए और कैसे आपने रोका था यह साफ करिए। इससे एक और बात साफ हो गई कि उनका झूठ नैतिक दृष्टि से तो गलत था ही, उनके पुराने साझीदार के बयान के हिसाब से राजनीतिक दृष्टि से तो गलत था ही, अब संवैधानिक दृष्टि से भी उनका झूठ उजागर हो गया है। उन्होंने तो यमुना का अपमान कर दिया, यमुना का पानी यमुना में थूक दिया। पूरी दुनिया ने, पूरे देश ने देखा। चुल्लू भर पानी में बीजेपी को नाक रगड़ लेना चाहिए झूठ फैलाने के लिए। यमुना का पानी, एक चुल्लू भर पानी नहीं पी पा रहे हैं नायब सिंह सैनी जी, और पानी पी रहे हैं तो पानी पी के थूक दे रहे हैं उसी यमुना में। तो यमुना का अपमान कर दिया आपने। और इसी पर चलिए ताजा अपडेट ले लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ में हमारे सहयोगी ऋषि कुमार इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। ऋषि, चुनाव आयोग की तरफ से ये दूसरा नोटिस जारी किया गया है अरविंद केजरीवाल को, और कल सुबह 11 बजे तक का समय दिया गया है। 11 बजे तक अपना जवाब दाखिल करना है अरविंद केजरीवाल को, वरना उनके ऊपर हो सकती है FIR। बिल्कुल, देखिए इस पूरे मसले पर जब अरविंद केजरीवाल की तरफ से इस तरीके की बातें की गई भाषणों में, तो उस पर बीजेपी की तरफ से और कांग्रेस की तरफ से चुनाव आयोग में कंप्लेंट दाखिल हुई और कहा गया कि किस तरीके से वो एक झूठ और भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इससे जो बड़ी बात है कि पूरे देश में एक ऐसा माहौल राजनीतिक रूप से फैलाने की कोशिश की जा रही है कि जहर मिलाना है पानी में, और इससे जो स्थिति बनती है वो बेहद खतरनाक हो जाती है। इस पूरे मसले पर जब चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया और अरविंद केजरीवाल से इस मसले में जवाब मांगा, तो उन्होंने अपने जवाब में जहर की मात्रा, जहर को बनाए जाने, जहर का पता लगाने, इंजीनियरों द्वारा, जल बोर्ड के द्वारा किस तरीके से पता लगाया गया, क्या उसमें मेथोडोलॉजी अपनाई गई, किसी भी चीज़ का जवाब नहीं दिया गया। तो इसको चुनाव आयोग ने उन्हें बिंदुवार उस पर साफ तौर से लिखा है कि आप पॉइंटेड रूप से बताएं कि क्या क्या परिस्थितियां नहीं। उन्होंने, आयोग ने जो अपना पत्र लिखा है कि अमोनिया की मात्रा बढ़ाए जाने को आप जहर कैसे बता रहे हैं, जहर अलग है, क्योंकि पॉल्यूशन एक अलग मुद्दा रहा है। और पॉल्यूशन को लेकर जब हमने देखा था कि अरविंद केजरीवाल पर तमाम आरोप प्रत्यारोप हुए, उन्होंने 5 साल पहले कहा था कि वो यमुना को साफ कर देंगे, और जब वो यमुना को साफ नहीं कर पाए तो ये मसले को, पॉल्यूशन के मसले को उन्होंने जहर तक ले जाके पहुंचा दिया। तो आयोग ने इस पर उनसे यही कहा है कि आप 31 तारीख तक स्पष्ट तौर पर बताएं 11 बजे तक कि किस तरीके से आपने ये पता लगाया, किस तरीके का जहर था, कितनी मात्रा थी, और किन परिस्थितियों में आपने ये जांच करके पता लगाया, जल बोर्ड के अधिकारियों ने क्या पद्धति अपनाई। तो ये बड़ी बात है। अब अरविंद केजरीवाल को बताना होगा स्पष्ट तौर पर कि जहर किस तरीके का था। अब इसमें जो बड़ी बात है कि जो चुनाव आयोग ने इस पत्र में ये भी कहा है कि आपको स्पष्ट करना होगा, और एक तो समय तक आपको जवाब देना है, और जवाब देने के बाद आयोग उस जवाब को एक बार फिर से उसका रिव्यू करेगा। और आयोग ने यहाँ तक कहा है कि इसमें आपके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए भी आयोग स्वतंत्र है, और इस पूरे मसले पर उनसे पूछा गया है कि क्यों ना आपके खिलाफ कार्रवाई की जाए अगर ये जवाब आप संतुष्ट रूप से नहीं दे पाते हैं। तो एक देखना होगा कि कल सुबह 11 बजे तक वो क्या जवाब देते हैं। जी, लेकिन ऋषि, इसके साथ ही अगर हम देखें तो इससे पहले जो बीते कल 14 पन्नों का जवाब दाखिल किया गया है अरविंद केजरीवाल की तरफ से, उसमें ऐसा क्या कुछ दिया गया था, क्या कुछ बातें कही गई अरविंद केजरीवाल की तरफ से जिनको लेकर चुनाव आयोग असंतुष्ट नजर आया? देखिए, चुनाव आयोग को जब रिप्लाई में अरविंद केजरीवाल ने कहा, उसमें किसी भी तरीके के जहर का, जो उन्होंने भाषणों का जिक्र, जो उन पर आरोप लगे थे, उसका जिक्र नहीं किया गया, ना ही उस पर किसी भी तरीके का स्पष्टीकरण दिया गया। उन्होंने तमाम इसमें जो सुप्रीम कोर्ट में जो केसेस हैं उनका हवाला दिया, और ये कहा कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच का मसला है, और ये उन्होंने इस पूरे के पूरे जवाब को गोलमोल करने की कोशिश की। यहाँ तक उन्होंने चुनाव आयोग से कहा कि इस मसले में दिल्ली के लोगों को साफ पानी पीने का अधिकार है, और इस पानी को कोई पॉल्यूट कर रहा है तो उसमें एक जांच समिति बिठाई जाए और आयोग जाके खुद उसमें पता लगा ले। तो ये जो गोलमोल जवाब था, जिसमें कि वो एक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यहाँ बात ये है कि जो उन पर आरोप लगा है, जहर मिलाए जाने का जो उन्होंने आरोप लगाया है, उसको स्पष्ट करने का उसका जवाब कहीं भी नहीं था। इसी वजह से चुनाव आयोग ने ये बिंदुवार जवाब मांगा है। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि, और इस खबर पर आप अपनी नजर लगातार बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद।
तो कुल मिलाकर अब देखना होगा कि क्या कुछ जवाब देंगे अरविंद केजरीवाल। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कनाडा और भारत के रिश्ते इन दिनों तनावपूर्ण बने हुए हैं और उसके बावजूद भी जस्टिन ट्रूडो कई आरोप भारत पर लगाते रहे। पर अब अगर हम देखें तो कनाडाई आयोग ने ही उनके इस झूठ से पर्दा हटा दिया है, जिसमें ट्रूडो की पोल खुल गई है। दरअसल हरदीप सिंह निज्जर की बीते जून 2023 में ब्रिटिश कोलंबिया के सिर में गोली मार करके हत्या कर दी गई थी और इसको लेकर कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर आरोप लगाए थे, जिसके बाद में अगर हम देखें तो सीधे तौर पर कई सारे सवाल कुल मिलाकर खड़े हुए थे और ये पूरा विवाद भी हो गया था। फिलहाल इस पूरे मामले पर अब चुनाव जो आयोग है, कनाडाई आयोग, उसी ने पर्दा हटा दिया है और जस्टिन ट्रूडो का जो झूठ था वो अब साफ हो गया है। एक बार ग्राफिक्स के जरिए नजर डाल लेते हैं। तो जहां आपको बता दें कि जिसमें ये सीधे तौर पर ये कहा गया है कि निज्जर की हत्या के मामले में बिल्कुल भी भारत का कोई हाथ इस पूरे मामले पर नहीं है। 123 पन्नों की ये रिपोर्ट सामने आई है जिसमें ये कहा गया कि निज्जर की हत्या में भारत का कोई हाथ नहीं है। और एक बार ग्राफिक्स के जरिए हम नजर डाल लेते हैं, जहां आपको बता दें कि अब सवाल ये उठ रहा है कि अब कहां मुंह छिपाएंगे ट्रूडो, क्योंकि भारत की संलिप्तता के कोई सबूत नहीं मिले हैं। क्योंकि सीधे तौर पर जब ये हत्या हुई थी तो उस दौरान ट्रूडो की तरफ से भारत पर कई सारे आरोप लगाए गए थे कि इस पूरे मामले में भारत का हाथ है, लेकिन अब इस पे झूठे साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। कनाडा के सार्वजनिक जांच आयोग की इस रिपोर्ट में ये बड़ा खुलासा किया गया है और जस्टिन ट्रूडो की जो पोल है वो पूरी खोल दी गई है। उनकी जो झूठ है उससे पर्दाफाश हो चुका है। बीते मंगलवार को ये रिपोर्ट जारी की गई थी और रिपोर्ट जारी होने के बाद में कहीं ना कहीं ये सच्चाई अब निकलकर सामने आई है। कनाडा के पीएम ट्रूडो की चाल अब बेनकाब हो चुकी है। इसके साथ ही जांच आयुक्त ने ट्रूडो पर भी कई तरीके के सवाल उठाए हैं। क्या कुछ है वो सवाल, वो भी एक बार नजर डालते हैं उस पर भी। तो जांच आयुक्त ने ट्रूडो पर कई सवाल उठाए, जिसमें सबसे पहले कहा जा रहा है कि हत्या का किसी विदेशी राज्य से कोई भी निश्चित संबंध नहीं है। ये कहा जा रहा है आयोग की तरफ से। अब जो उसकी जांच रिपोर्ट है, गैंगवार का नतीजा थी ये पूरी हत्या, जिसमें ये सीधे तौर पर इस रिपोर्ट में कहा गया है। जब ये हत्या हुई थी तो उसके बाद में इस आयोग का गठन किया गया था और अब इस आयोग ने अपनी पूरी रिपोर्ट ही पेश की है। पीएम ट्रूडो को इस बात का सूचना दी गई थी कि इसमें किसी विदेशी देश की कोई संलिप्तता नहीं है और ट्रूडो ने बिना किसी सबूत के मुद्दे को संसद में उठाया है। ट्रूडो के पास में कोई भी सबूत नहीं था और उसके बाद भी उन्होंने पूरा इस मामले को उठाया। संसद में राजनीति करने के लिए गलत सूचना का इस्तेमाल ट्रूडो की तरफ से किया गया है, ये बात कही गई है आयोग की तरफ से। इसके साथ ही हम देखें तो हत्या का किसी विदेशी राज्य से कोई भी निश्चित संबंध नहीं है, ये कहा गया है इस आयोग की रिपोर्ट में। और इसके साथ ही भारत और कनाडा के बीच में आरोप प्रत्यारोप का दौर आज का नहीं है, काफी पुराना चलता आ रहा है। किस तरीके के आरोप प्रत्यारोप है, एक बार उस पर भी नजर डाल लेते हैं। सितंबर 2023 का ये मामला, जहां ट्रूडो ने सार्वजनिक रूप से भारत पर ये गंभीर आरोप लगाया था सितंबर 2023 में, जिसमें ये कहा गया था कि हरदीप निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंटों का हाथ है। और तब से लेकर अब तक भारत और कनाडा के जो रिश्ते हैं उनमें काफी तनाव आ गया और उसी दौरान ये तनाव शुरू हुआ था। भारत ने आरोपों को सख्ती से नकारा था उस दौरान भी, और साथ ही दोनों देशों ने एक दूसरे के राजनयिकों को निष्कासित किया था, अपने देश वापस भी बुला लिए गए थे। तो ऐसे में सितंबर 2023 से ये पूरा मामला शुरू हुआ। कनाडा अपने आरोपों को लेकर ठोस सबूत देने में लगातार असफल रहा है और इसके साथ ही भारत ने कनाडा पर खालिस्तानी अलगाववाद का समर्थन करने का भी आरोप लगाया था कि कनाडा जो है वो खालिस्तानियों का समर्थन करता है भारत के खिलाफ। भारत ने अपने उच्चायुक्त को कनाडा से वापस अक्टूबर 2023 में ही बुला लिया था और तभी से दोनों देशों के बीच जो आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। रिश्ते भी तनावपूर्ण बने हुए, राजनयिकों की सुरक्षा में असफलता का ये आरोप लगाया गया था और तब राजनयिकों को भारत ने वापस बुलाया था। निज्जर हत्या षड्यंत्र रचने के आरोप में 3 भारतीयों को गिरफ्तार भी किया गया था। मई 2024 में एक और भारतीय नागरिक भी गिरफ्तार किया गया था। तो ऐसे में कई गिरफ्तारियां भी हुई इस पूरे मामले में और उसके बाद में गिरफ्तार 4 भारतीयों के खिलाफ जांच अभी भी जारी है। हालांकि अब आयोग की रिपोर्ट सामने आ चुकी है जिसमें सीधे तौर पर कहा कि भारतीय का कोई हाथ नहीं है। कनाडा ने 6 भारतीय राजनयिकों को निष्कासित अक्टूबर 2024 में किया था। इसके साथ ही जवाब में भारत ने भी कनाडा के राजनयिकों को निष्कासित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया था। पहले कनाडा की तरफ से निष्कासित किया गया, उसके बाद में भारत की तरफ से निष्कासन हुआ। कनाडा के विदेश उपमंत्री ने अमित शाह पर भी गंभीर आरोप लगाए थे। अक्टूबर 2024 में अमित शाह पर खालिस्तानियों को निशाना बनाने का आदेश देने का ये गंभीर आरोप
उस दौरान अक्टूबर 2024 में लगाया गया। इसके साथ ही अगर 2 नवंबर 2024 की हम बात करें तो भारत ने कनाडा के आरोपों पर आपत्ति जताई थी। जो तमाम आरोप कनाडा की तरफ से भारत के ऊपर लगे, उन आरोपों पर आपत्ति जताई। खालिस्तानियों पर एक्शन के पीछे अमित शाह का होने के आरोप को सिरे से खारिज कर दिया गया था। विदेश मंत्रालय ने कनाडाई उच्चायोग के अफसर को तलब किया था उस दौरान। और इसके साथ ही अगर हम देखें तो ट्रूडो ने सार्वजनिक रूप से भारत पर ये आरोप सितंबर 2023 में लगाए थे और तब से भारत और कनाडा के जो रिश्ते हैं वो तनावपूर्ण बने हुए हैं। लेकिन अब कहीं ना कहीं जो जस्टिन ट्रूडो ने जो झूठ फैलाया सबके बीच में, उस झूठ से अब पर्दाफाश हो चुका है और ये पर्दाफाश किया है कनाडाई आयोग की तरफ से। ताज़ा अपडेट लेते हैं, हमारे साथ में हमारे सहयोगी अमृतपाल इस वक्त जुड़ रहे, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। अमृतपाल, अगर हम देखें तो निज्जर का जो हत्या हुई थी उसके बाद से लगातार भारत और कनाडा के रिश्ते तनावपूर्ण हैं, लेकिन जस्टिन ट्रूडो ने जो तमाम आरोप भारत पर लगाए, भारत के नेताओं पर लगाए, अब उन तमाम आरोपों से कहीं ना कहीं पर्दाफाश हो चुका है और जस्टिन ट्रूडो का जो झूठ है वो अब सबके सामने आ चुका है। जी हाँ, ये रिपोर्ट ये कहती है कि कोई ठोस लिंक आप जो प्रूव नहीं हो पाया, जो आरोप लगाए थे कि भारत की एजेंसीज़ का या भारत के एजेंट्स का कोई रोल था हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में। तो जस्टिन ट्रूडो ने जब अपने पार्लियामेंट में 2023 में ये बयान दिया था कि क्रेडिबल एविडेंस है, ठोस सबूत है भारत की एजेंसीज़ के ख़िलाफ़, और उसके बाद एलिगेशंस और भी आई। भारतीय जो कुछ उच्च अधिकारी हैं और मिनिस्टर्स हैं उनके नाम लिए गए और डायरेक्टली जोड़ा गया। तो इस तरह की बात ये रिपोर्ट नहीं करती है। ये रिपोर्ट कहती है कि कोई डेफिनेटिव लिंक नहीं है, प्रूव नहीं हो रहा इंडियन एजेंसीज़ के ख़िलाफ़, और ज़्यादा से ज़्यादा वो ये कहते हैं कि डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन इंडिया ने लॉन्च की। और दूसरा बात वो ये भी एलिगेशन करते हैं कि भारत ने फॉरेन इंटरफेरेंस की कोशिश की पर हालांकि वो कामयाब नहीं हुई। तो जिसका भारतीय विदेश मंत्रालय जवाब दे चुका है कि भारत बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करता है किसी गैर मुल्क के अंदरूनी मामलात में। इनफैक्ट कनाडा पे ये आरोप लगाया भारत ने कि वो इनके मामलात अंदरून में दखलंदाजी करता है। जी अमृतपाल, अगर हम देखें तो जस्टिन ट्रूडो जब भारत के खिलाफ चल रहे थे, भारत के खिलाफ तमाम बयान दिए, तमाम आरोप लगाए नेताओं पर भी और राजनयिकों पर भी, और इन तमाम चीज़ों का जो कदम उठाए गए जस्टिन ट्रूडो की तरफ से, उसका उनके देश में भी विरोध हुआ, उनकी पार्टी को भी इसका नुकसान हुआ, उनके सांसद खुद इससे अलग होते हुए नजर आए। लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम कहें तो जस्टिन ट्रूडो ने सुधरने का नाम नहीं लिया। जी, जस्टिन ट्रूडो एक पॉलिटिशियन है, उनकी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये जो जिसको आप खालिस्तानी कॉन्स्टिट्यूएंसी कहती हैं वो शामिल है। तो और उनकी हुकूमत, उनकी सरकार एक जगमीत सिंह की पार्टी की सपोर्ट पर है, तो उनकी भी कोर कॉन्स्टिट्यूएंसी वही है। तो उनके लिए शेयर रियल पॉलिटिक थी और वो जो कर रहे थे उसके तहत कर रहे थे। क्लियरली ये एक स्टेट्समैन या एक किसी मुल्क के रिस्पॉन्सिबल सरबराह से एक्सपेक्टेड तो नहीं होता, पर जिसे अंग्रेजी में कहते हैं समटाइम्स द पॉलिटिक्स और रियल पॉलिटिक गेट्स द बेटर ऑफ योर सेंस। बिल्कुल, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो जस्टिन ट्रूडो की तरफ से जिस तरीके से इस पूरे मुद्दे को संसद में भी, वहाँ की संसद में भी उठाया गया था, और जो आयोग की रिपोर्ट है उसमें ये भी कहा गया कि हमने जो सच्चाई है वो पहले ही जस्टिन ट्रूडो को बता दी थी, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने झूठ तरीके से इस मुद्दे को संसद में उठाया जिससे राजनीति में उन्हें फायदा मिल सके। नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये रिपोर्ट ये कहती है कि हमने उनको बता दिया था। ये रिपोर्ट तो फॉरेन इंटरफेरेंस पे थी और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस की इमिग्रेशन पे थी। जो मेरी रीडिंग है, ये रिपोर्ट ये कहती है कि कोई क्रेडिबल एविडेंस नहीं मिला, और ये कहती है कि जस्टिन ट्रूडो ने वहाँ पर उठाया। मेरा ख्याल है कि ये गैर जिम्मेवाराना रवैया था जस्टिन ट्रूडो का कि वो पार्लियामेंट में अपनी ही चाहे पार्लियामेंट में किसी गैर मुल्क पर ये आरोप लगाएं, क्योंकि वो एक बड़ा मुल्क है, एक पावरफुल मुल्क है, G7 का मेंबर है। भारत में आए थे जस्टिन ट्रूडो G20 में, तो
तो इस तरह का ये गैर जिम्मेवाराना रवैया है। अगर उनके पास कोई क्रेडिबल एविडेंस होता भी तो उसका एक तरीका है कि एजेंसीज आपस में वो क्रेडिबल एविडेंस शेयर करती हैं, इंटरपोल होती है, अगर उनको लगता है तो ये डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू एड्रेस करना चाहिए। उन्होंने प्लेइंग टू द गैलरी किया क्योंकि क्लियरली वो अपनी इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसी को लुभाना चाहते थे और एक राजनीतिक फैसला था, एक स्टेट्समैन लाइक फैसला नहीं था उनका। जी, एक आखिरी सवाल और संक्षेप में इसका जवाब दीजिएगा कि जब ये रिपोर्ट अब सामने आ चुकी है तो इस रिपोर्ट के आने के बाद में जस्टिन ट्रूडो की तरफ से किसी तरीके की प्रतिक्रिया? नहीं जी, कोई प्रतिक्रिया नहीं। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए अमृतपाल। और इसी के साथ चलिए अब अगली महत्वपूर्ण खबर का रुख कर लेते हैं और अगली महत्वपूर्ण खबर है इस वक्त अमेरिका से, जहां अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में एक बड़ा हादसा इस वक्त सामने आया है, जहां पर आपको बता दें कि एयरपोर्ट के पास एक यात्री विमान और सेना के हेलीकॉप्टर की टक्कर हो गई, जिसके बाद विमान क्रैश होकर पोटोमैक नदी में गिर गया। जानकारी मिली है कि इस विमान में 60 यात्री और 4 क्रू मेंबर सवार थे। हादसे के बाद में जल्द ही रेस्क्यू ऑपरेशन भी शुरू किया गया और नदी से कई लोगों के शवों को भी बाहर निकाला गया है और ये रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। हालांकि इसको लेकर ट्रंप की तरफ से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी की गई, जिसमें उन्होंने कहा कि इस दुर्घटना को रोका जाना चाहिए था। आखिर यह हादसा कैसे हुआ है और इस पर करेंगे बात, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं हादसे का पूरा वीडियो। तो ये हादसे का पूरा वीडियो है और ये तस्वीरें भी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। हादसे के बाद की तस्वीरें जहां पर आप देख पा रहे हैं कि क्योंकि ये अंधेरे में ये हादसा हुआ था रात को, जिसके बाद में वीडियो भी इस वक्त सामने आ चुका है। ये पूरा वीडियो इस वक्त सामने है जहां पर एक विमान और एक हेलीकॉप्टर आपस में किस तरीके से टकराते हैं वो इसमें देख पा रहे हैं। तो ये वीडियो इस वक्त सामने आया। हालांकि जो नदी है, नदी में से अब इस वक्त जो शव है वहाँ उनको निकाला जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन वहाँ पर लगातार जारी है और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त किया जा रहा है। ये नया वीडियो इस वक्त सामने है, इस हादसे के बाद का ये पूरा वीडियो सामने है जहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन सामने है। और इसी के साथ ताज़ा अपडेट लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ में जेसिका हमारी सहयोगी जुड़ रही हैं। जेसिका, फिलहाल क्या कुछ ताज़ा अपडेट है आपके पास में इस हादसे को लेकर के कि आखिर ये जो हादसा हुआ है इसके पीछे वजह क्या थी? इसके पीछे की एक ठोस वजह तो नहीं बताई गई है अभी तक, पर अगर आप बयान देखें यूएस के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का, उन्होंने कहा है कि एक ऐसा हादसा है जो आसानी से प्रिवेंटेबल था, इफ आई मे कोट हिम देयर। तो उनका कहने का मतलब है कि अब इसमें इन्वेस्टिगेशन होगी, तहकीकात होगी, देखा जाएगा कि कहाँ किस किस जगह पर ये जो इंसिडेंट है जो बहुत ही मुश्किल बताया जा रहा है रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए। करीबन 300 लोगों की टीम है, उसमें एक FBI की स्पेशल अंडर वाटर रेस्क्यू टीम भी है जो कि सहायता कर रही है बाकी दूसरी टीमों की, जो कि स्पेशलाइज्ड टीम्स वहाँ पे मौजूद हैं। उनके लिए फ़िलहाल ये रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है। इस समय की जो तापमान है, क्योंकि ये बजट सत्र है तो राष्ट्रपति का अभिभाषण और बजट पर चर्चा होने के बाद कोई बहुत ही अर्जेंट इशू आएंगे तो उस पर भी BAC में बैठ करके इसका निर्णय किया जाएगा। कल राज्यसभा का आदरणीय चेयरमैन और लोकसभा का आदरणीय स्पीकर के साथ टाइम फिक्स करके BAC में एग्जैक्टली राष्ट्रपति का अभिभाषण पर कितना घंटा चर्चा होगा और बजट पर कितना लंबा बहस चलेगी, इसका भी निर्णय BAC में करेंगे। 5 तारीख में दिल्ली का चुनाव है तो वो हॉलीडे है, उस दिन पार्लियामेंट फंक्शन नहीं होगा और बजट सत्र का पहला भाग 13 तारीख तक चलेगी और फिर हम 10 मार्च तक रिसेशन के बाद फिर मिलेंगे। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि साल का पहला पार्लियामेंट सेशन बहुत सार्थक रहेगी और सारे पॉलिटिकल पार्टीज की ओर से पार्टिसिपेशन, कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन मिलेगा, ऐसा उम्मीद है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो हमेशा हम लोगों के ऊपर उनका अपील रहता है
कि पार्लियामेंट में डिबेट और डिस्कशन का क्वालिटी को मेंटेन करना जरूरी है, तो हम उसी सोच के साथ आगे बढ़ेंगे। और मैं पुनः हमारे जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज के फ्लोर लीडर्स आज अटेंड किया है, सबको धन्यवाद देना चाहता हूं। और साथ साथ में हमारे पूरे टीम, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्ट्री, सरकार का बिजनेस के साथ हम पूरा तैयार है और अच्छा बजट सत्र चलेगा, ऐसा हम उम्मीद रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बैठक में भू हादसे को लेकर सभी दलों ने मामला उठाया। उन्होंने बाहर भी बोला कि चर्चा की हमने मांग किया ज्यादा कर रही है और कह रहे हैं कि वहाँ पीआर ज्यादा हुआ है, ध्यान कम दिया गया। चर्चा की मांग की, ये चर्चा कई इश्यूज पे चर्चा की मांग की है। तो जैसे मैंने बताया कि ये बजट सत्र है, हमको संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा करना होता है। उसके अतिरिक्त हम बीएससी में चर्चा करेंगे। बीएससी में सब पार्टी के लीडर्स रहते हैं, वहां जो भी अप्रूव होगा और फिर से हम उसको बिजनेस में इंक्लूड करेंगे। तो मुद्दे तो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे बहुत हैं। कुंभ का भी मुद्दे को सबने रखा है। तो मैं सब पॉलिटिकल पार्टीज का समर्थन के लिए धन्यवाद देता हूँ। तो किरण रिजिजू को आप सुन रहे थे, जिन्होंने सीधे तौर पर कहा सर्वदलीय बैठक हुई है संसद की और संसद के बजट सत्र से पहले वो बोलते हुए नजर आए कि हमने उम्मीद की है कि अब जो सत्र इस बार चलने वाला है, जो कि कहीं ना कहीं बजट सत्र जो है वो कल से शुरू हो रहा है, और उन्होंने कहा कि बजट सत्र इस बार शांतिपूर्ण हो, इसकी अपील सभी राजनीतिक दलों से की गई है। हमारे साथ हमारी सहयोगी जैसिका लगातार हमारे साथ बनी हुई है। वॉशिंगटन में जिस तरीके से दर्दनाक जो हादसा है, विमान हादसा वो जो सामने है, उस पर जैसिका हमारे साथ लगातार बनी हुई है। जी जैसिका, आप अपनी बात पूरी कीजिए। जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि इस समय जो हालात है, जो सिचुएशन है वहाँ पे वाशिंगटन डीसी में, आप पोटोमैक नदी की बात कर रहे हैं जो कि अभी बर्फ़ से भरी पड़ी है, तापमान गिरता जा रहा है रात में। अगर आप रेस्क्यू टीम के ऑफिशियल्स की बात सुने और जो हमें रिपोर्ट्स मिल रही हैं अभी यूनाइटेड स्टेट्स से, उससे ये पता चलता है कि जितनी मुश्किलें अभी रेस्क्यू टीम्स को मिल रही हैं वो इसी वजह से हैं कि अभी 8 फीट डीप जो है पानी पोटोमैक रिवर के, वहाँ से रेस्क्यू किया जा रहा है। और जो प्लेन था वो बिल्कुल ही टूटा हुआ पाया गया था बर्फ़ के ऊपर, जो कि अभी पोटोमैक रिवर पूरी बर्फ़ बन चुकी है। तो जिस तरीके से वहाँ लाइट नहीं है, रात का समय है, आपने देखा होगा कि ये जो हादसा है करीब 9 बजे डीसी टाइम पर हुआ था। तो अभी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं और जो कि रेस्क्यू ऑपरेशंस का कहना है, एक FBI की अंडर वाटर सर्च टीम भी इन स्पेशल ग्रुप्स को ज्वाइन कर चुकी है। अभी बताया जा रहा है कि कम से कम 300 लोगों की जो टीम है वो प्लेन के जो पार्ट्स हैं, लोग हैं, और जो 64 लोग बताए गए थे, उसके अलावा जो 3 और सोल्जर्स बताए गए थे जो ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर पे थे, उनको ढूंढना अभी उनका रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन जारी है। पर सुबह तक खबर हमें मिल जाएगी और तब तक हमें DC के मेयर से भी पता चल चुका है कि एक तहकीकात बैठी जाएगी। अगर डोनाल्ड ट्रंप उनके राष्ट्रपति का बयान सुने तो उन्होंने कहा है कि एक ऐसी घटना है जो यूनाइटेड स्टेट्स में काफ़ी समय से देखी नहीं गई है, और वो उनकी टीम ने उनको पूरा ब्रीफ कर दिया है इसके बारे में। और जहाँ तक उनकी माने, उनके ट्रूथ सोशल पे जो उनका स्टेटमेंट है, उन्होंने ये कहा है कि एक ऐसा इंसिडेंट है एंड आई कोट दैट इट कुड हैव बीन इजीली प्रिवेंटेबल। तो अभी फिलहाल हमें इतना ही अपडेट मिला है इस खबर पे। पर हाँ, जिस तरीके से ये क्रैश हुआ है, ये US की हिस्ट्री में 40 साल पहले इसी नदी पोटोमैक रिवर पे एक हादसा हुआ था एयर फ्लोरिडा फ्लाइट का। वो कोलिजन का नहीं था, लेकिन जब उस समय उसकी बात आई थी रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन की, तो बताया जाता है कि वो घटना उतनी ही मुश्किल थी, उतना ही डिफिकल्ट था रेस्क्यू ऑपरेशन, क्योंकि नदी में पूरी बर्फ भर चुकी है। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया जैसे कि तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। तो हालांकि इस पूरे मामले पे अभी फिलहाल लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है और जो लोग वहां पर फंसे हुए हैं फिलहाल उनको कोशिश की जा रही जल्द से जल्द वहां से निकालने की, लेकिन अंधेरा होने की वजह से ये एक बड़ी चुनौती इस वक्त प्रशासन के लिए और टीम के लिए नजर आ रही है। फिलहाल खबरों में न्यूज़ पंच में इतना ही, लेकिन लगातार इस वादे के साथ आपसे अलविदा बोलेंगे कि कल सुबह 10:30 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और अहम और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।